हेलो दोस्तों, श्री पूजा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह आप लोगों के लिए आज मैं फिर ऐसे 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आगामी आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। तो अपन देखते हैं कि वो ऐसे 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिनका आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ज़रूरी और आवश्यक है। तो देखिए, इसके अंदर पहला क्वेश्चन आपके सामने पुट हो रहा है, वो ये है कि वे कौन से संकेत हैं जो अंकों पर कार्य न करके भौतिक रूप से कार्य करते हैं। तो पहले आप इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एनालॉग सिग्नल है, दूसरा डिजिटल के बारे में है, तीसरा बाइनरी है और चौथा है वो बाइट है। तो इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले, और इसका राइट आंसर है वो है एनालॉग सिग्नल। यानी एनालॉग सिग्नल है वो भौतिक रूप से कार्य करते हैं, जबकि डिजिटल है वो 0 और 1 पे कार्य करते हैं, और बाइनरी और बाइट का यहाँ पे कोई औचित्य है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यदि बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, और वो है कि परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। जैसे आपको मालूम है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो है परम है, और ये कहाँ बनाया गया था उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक तो है बेल प्रयोगशाला, सेकंड ऑप्शन आ रहा है CDAC, फिर थर्ड ऑप्शन है DVAX, और लास्ट है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों को मालूम होना चाहिए और नहीं है तो देख लीजिए, राइट आंसर है वो है CDAC। यानी कि ये एक ऐसी संस्था है जो अपने पुणे के अंदर स्थित है, पुणे में है, और यहाँ पे अपने सुपर कंप्यूटर जितने भी भारत ने बनाए हैं वो सभी यहीं पे बने हैं। और इसका प्रथम जो सुपर कंप्यूटर है अपने परम नाम का, परम 1000, वो भी आपके यहीं पे बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण व्यवस्था क्या कहलाती है। यानी कि एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था जो ऑनलाइन अपन बात करते हैं, ऑनलाइन आप पढ़ाई करते हो या आप ऐसे वीडियो जो देखते हो जो पहले से स्टोर होते हैं, तो ऐसी एक व्यवस्था जो क्या कहलाती है जिसमें आपको एजुकेशन मिलता हो। पहला ऑप्शन आपके VCR, सेकंड है CBT, तीसरा है कंप्यूटरिंग और चौथा है नन। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों को मालूम नहीं है तो देख लीजिए, राइट आंसर इसका होगा यहाँ पे CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। यहाँ पे फुल फॉर्म यहाँ पे होती है कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग। यानी कि एक ऐसी पद्धति है जहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर से आधारित शिक्षण व्यवस्था है वो सुलभ करवाई जाती है, जो वर्तमान में अपन देख रहे हैं कि प्रत्येक अपने राज्य में और पूरे देश में इस व्यवस्था कोरोना वायरस की वजह से चल रही है। नेक्स्ट एंड चौथा क्वेश्चन आपके यहाँ पे है कि पंच कार्डों का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में होता है। पंच कार्ड जैसे अभी मेमोरी कार्ड, पंच कार्ड, चुंबकीय टेप, चुंबकीय डर्म, चुंबकीय डिस्क, ये सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जहाँ पे डेटा स्टोर होते हैं। तो पंच कार्ड आपको बताना है कि कौन सी पीढ़ी में इसका आविष्कार हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पंच कार्ड है वो सर्वप्रथम फर्स्ट पीढ़ी में अपने लॉन्च हुए थे जहाँ पे डेटा को स्टोर करवाया जाता था। तो पंच कार्ड है यहाँ पे फर्स्ट पीढ़ी का, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका होगा। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चुंबकीय टेप व डिस्कों का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ। जैसे पंच कार्डों का उपयोग प्रथम पीढ़ी में आपने सुना, उसी प्रकार ये कह रहा है कि चुंबकीय टेप का। तो देखो, चुंबकीय टेप फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे प्रथम पीढ़ी के लिए आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन सेकेंड पीढ़ी के लिए, थर्ड पीढ़ी के लिए एंड फोर्थ पीढ़ी के लिए। तो ये 4 जनरेशन आपके पास में है। जनरेशन के अंदर जो इसका जो राइट आंसर आप लोगों को शायद आपने अंदाज़ा भी लगा लिया होगा, और ये जो राइट आंसर इसका होगा वो होगा सेकेंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी, जिसके अंतर्गत डेटा को स्टोर करने के लिए चुंबकीय टेप का यूज़ लिया जाता था। प्रथम पीढ़ी में आप लोगों को मालूम है कि पंच कार्ड का यूज़ लिया जाता था। इस प्रकार आगे से आगे जो मेमोरी कार्ड है, हार्ड डिस्क है, जो थर्ड पीढ़ी में आगे थी, फिर मेमोरी कार्ड वगैरह है, ब्लू रे डिस्क है, ये अगले थर्ड एंड फोर्थ पीढ़ी यानी जनरेशन में उपयोग ली जाने लगी थी। आज का 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम माइक्रोचिप कौन सा था। यानी आपको पता है माइक्रोचिप जिस पे पूरा कंप्यूटर की गति निर्भर करती है, पूरा कंप्यूटर जिस पे निर्भर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा जिसको अपन CPU के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर लोग CPU को उस कैबिनेट को बोलते हैं कि भाई CPU ये है, लेकिन CPU उस कैबिनेट को नहीं बोलते हैं। CPU उस माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर को बोलते हैं जहाँ से कंप्यूटर को गतिशीलता प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन आपके सामने इंटेल 8008, दूसरा है आपके सामने इंटेल 8800, इंटेल 4004 और इंटेल 4400। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 4004 होगा, ध्यान रखना। पर एक चीज़ ये ध्यान रखना, 4004 है वो 4 बिट के ऊपर कार्य करता था।
ये देखो 4004 वो 4 बिट पे काम करता था, और 8008 है वो भी है, वो 8 बिट पे कार्य करने वाला प्रथम है वो कंप्यूटर था आपका, ये माइक्रो प्रोसेसर था। कि भी यदि आपसे 8 बिट का पूछे तो 8008, और आपके 4 बिट का पूछे तो 4004, और यदि आपको दोनों ही बिट नहीं पूछे और ऐसे ही पूछे कि सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो 4004 ही होगा, क्योंकि सर्वप्रथम यही लॉन्च हुआ था। 8008 इसके बाद में लॉन्च हुआ था, इसलिए अपन इसका जो राइट आंसर होगा वो 4004 होगा। नेक्स्ट और 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, माइक्रो प्रोसेसर के आंतरिक संरचना में कौन कौन शामिल है या कौन से भाग शामिल है। कि तो पहला ऑप्शन आप देख लिए, कंट्रोल यूनिट CPU, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर, और लास्ट में कह रहा है सभी। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 4 चीज़ें शामिल होती है, जिसमें 3 यहाँ पे मैंने दे रखी है, इसका आंसर होगा राइट डी ऑल। और एक जो इसमें है वो होती है बस, जैसे डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, जो डेटा को कम्युनिकेट करती है एक जगह से दूसरी जगह, डेटा मदरबोर्ड में ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए अपन संचालन के लिए बस का उपयोग लेते हैं। जैसे अपन यात्रा करते समय बस का यूज़ लेते हैं, उसी प्रकार मदरबोर्ड में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए बस का उपयोग लिया जाता है। तो यहाँ पे CPU, ALU, रजिस्टर तीनों तो है ही, लेकिन चौथा एक और है ध्यान रखना, बस। यदि ऑप्शन में बस आ जाए तो वो भी इसका आपका राइट आंसर होगा। तो 7वें क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर है वो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, तो वह निब्बल किससे मिलकर बना है, निब्बल। तो निब्बल पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए, 1 बाइट, 8 बिट, 4 बिट एंड 4 बाइट। तो देखो निब्बल सबसे छोटी इकाई है, और वो 4 बिट से मिलकर बनती है, ध्यान रखना। देखो 1 बाइट और 8 बिट तो बराबर ही है, क्योंकि 8 बाइट से 1 बिट मिलकर बनता है, और 4 बाइट तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 32 बिट होंगे। आपको पता है 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 8 को 4 से गुणा करने पे 32 हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा 4 बिट, यानी कि आप इसको हाफ बाइट भी बोल सकते हो। यदि ऑप्शन के अंदर 4 बिट ना आके, और यदि आपके सामने हाफ बाइट या आधा बाइट ऑप्शन आए, तो भी ये आंसर सही होगा, क्योंकि 4 बिट आधा बाइट को ही इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और 9वां क्वेश्चन ये देखो आपके सामने, 12 एक संख्या लिखी हुई है, और उसके सब स्क्रिप्ट के अंदर 10 लिखा हुआ है, यानी कि दशमलव बेस की संख्या, उसको बाइनरी मान आपको बताना है, क्योंकि नंबर सिस्टम है। बहुत परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन हर प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे आते हैं। तो राइट आंसर आपके सामने 1010, 1100, 0011 एंड लास्ट 1000। तो देखो इसका राइट आंसर तो होगा, आपको मालूम नहीं है, मैं बता देता हूँ। राइट आंसर तो 100 होगा, 1100, पर हुआ कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपके सामने एक संख्या है 12, और 12 से आपको डिवाइड करना है बाइनरी में, यानी 2 का भाग देना है। तो इसमें भाग दिया, 6 बार गया, फिर 0 बच गया, फिर आप 2 बार यहाँ पे फिर भाग दोगे, कितनी बार गया, 3 बार गया, फिर यहाँ पे 0 बच गया, फिर आप 2 बार भाग दोगे यहाँ पे इसका, फिर 1 बार गया और 1 बचा। तो आप इसको लिखोगे 1 1 0 एंड 0। तो राइट आंसर तो ये इस प्रकार ये है वो लिखा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो किसी भी कोई डेसिमल संख्या आपके पास हो, तो बाइनरी में पूछे तो आप इस प्रकार उसका आंसर दे सकते हो, 2 का भाग देके, भागफल और शेषफल निकाल के। तो ये आपके 9वां क्वेश्चन। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की यदि अपन बात करें कि भाषा संसाधक कौन सा है, यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंप्यूटर भाषाओं को समझता नहीं है, वो सिर्फ बाइनरी भाषा को ही समझता है। तो अन्य किसी भाषाओं को वो कैसे ट्रांसलेट करता है, ऐसे कौन से माध्यम है, मीडिएटर है, जिसमें अपन कंप्यूटर है वो हिंदी, इंग्लिश, विभिन्न प्रकार के सिंबल वगैरह समझ सकता है। तो देखिए इंटरप्रेटर पहला ऑप्शन है, कंपाइलर दूसरा ऑप्शन, असेंबलर तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन है वो है इनको सभी। तो राइट आंसर इसका होगा सभी, ध्यान रखना, क्योंकि इंटरप्रेटर है वो एक एक लाइन को चेंज करता है, कंपाइलर है वो सभी लाइनों को एक साथ चेंज कर देता है, सभी लाइन जितनी भी लाइन वो एक साथ चेंज हो जाती है, बदल जाती है। असेंबलर होता है वो विशेष प्रकार के चिन्हों को, यानी सिंबल जो होते हैं उन विशेष प्रकार के सिंबल को चेंज करता है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। ये ऐसे 3 ट्रांसलेटर हैं जो कंप्यूटर को योग्य बनाते हैं अपनी प्रत्येक भाषा समझने के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे सिंबल हो, चाहे चिन्ह हो, कुछ भी हो। ये 3 माध्यम ऐसे हैं जो कंप्यूटर के लिए उपयोगी होते हैं। तो 10वां क्वेश्चन ये था। तो आशा करता हूँ आपके लिए ये 10 क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण रहे होंगे और रहेंगे आगे इन फ्यूचर में। अपन मेरे YouTube चैनल को आप आराम से
देखिए, लास्ट तक देखिए, सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो गूगल में जाके सर्च कीजिए तो श्री पूजा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से, या फिर MCU के नाम से यदि आप करोगे क्वेश्चन चेक, जैसे मॉक टेस्ट जिसको अपन बोलते हैं, उसके द्वारा भी यदि आप जांच करते हो, चेक करते हो, तो भी आपको ये मिल जाएंगे। तो हमेशा की तरह मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसे बेहतरीन 10 प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड लाऊंगा, जो आने वाले समय में चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे पटवारी हो, चाहे आपके अनुदेशक हो, चाहे सूचना सहायक हो, चाहे कंप्यूटर टीचिंग हो, कोई भी भर्ती है जो आने वाली है, उन सभी के लिए आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक वीडियो देखिए, और जो भी कोई भी क्वेरी वगैरह है आप इन नंबर पे दे सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।